प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आपकी यादाश्त के लिए आपको रिकॉल करा दूं कि सेठी साहब से पिछले 2 प्रोग्राम्स में मैं पूछ चुका हूं कि इस डिसीजन का, एनआरओ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असल फ़ायदा किसको है। दोनों दिन मुझे बड़े शुगर कोटेड जवाब मिले हैं। आज सेठी साहब मुझे आप बता ही दें, आपने नवाज शरीफ साहब का जिक्र कर लिया, आपने कहा जमहूरियत को फ़ायदा, ये फ़ायदा। अब मुझे सीधा बताएं फायदा किसको? आप मेरा ख्याल है कुछ मेरे से कहलाना चाहते हैं। नहीं सेठी साहब कह देना, 2 दिन से मैं आपको कह रहा हूं। अब नहीं, लोग मुझे पूछते हैं कि आप सेठी साहब को क्यों नहीं कहते? अच्छा नहीं, मुझे आपका कोई इशारा कुछ करे ना कि किस तरफ आप चाहते हैं कि मैं लेके जाऊं बात। सेठी साहब आप जिस तरफ, आप मुझे जैसे कहते हैं ना खरी बात बताएं। अच्छा खरी बात तो नहीं ना, देखिए ना, अगर आप इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो जरदारी साहब को नुकसान है, चीफ जस्टिस साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ गई, इंस्टीट्यूशंस की बात करें, नवाज शरीफ साहब का फायदा हो गया। ठीक, इदारों की बात करें। इदारों की बात क्या करूं? देखिए मैं सोचता हूं कि अगर एनआरओ ना होता, अगर एनआरओ होता ही ना, तो चीफ जस्टिस साहब की लड़ाई नहीं होनी थी मुशर्रफ के साथ। अगर मुशर्रफ के साथ लड़ाई ना होती तो मुशर्रफ बैठा होता आज। और अगर लड़ाई हुई भी थी तो मुशर्रफ छुट्टी करा देता, और कौन रेस्टोरेशन करता उनकी? क्योंकि अगर एनआरओ ना होता तो बेनजीर ने वापस नहीं आना था। इलेक्शन जो है उस तरीके से जैसे हुई उस तरीके से नहीं होनी थी। मुशर्रफ ने रिग करके चला लेना था अपना काम। ऐसी ना, एनआरओ की वजह से बेनजीर आई ना, एनआरओ की वजह से नवाज शरीफ वापस आया ना। तो अगर वो होता ही ना, और अगर चीफ जस्टिस साहब के साथ कोई और प्रॉब्लम था मुशर्रफ का और वो उनकी छुट्टी करा दी थी तो वो बाहर बैठे रहते, मुशर्रफ ने काम चला लेना था, डिक्टेटरशिप कायम रहती ना। तो अगर मुशर्रफ रह जाता तो जनरल कियानी रिटायर हो जाते, वो आर्मी चीफ ना बनते। वो उसने आर्मी चीफ का यूनिफॉर्म ही नहीं उतारना था मुशर्रफ ने। तो मुशर्रफ रह जाता तो बहुत कुछ हो जाता, और बहुत कुछ जो हो गया ये ना होता। तो कियानी साहब चीफ ना बनते, चीफ जस्टिस साहब बहाल ना होते, मुशर्रफ साहब लंदन में ना जाते, बेनजीर भुट्टो लंदन में बैठी रहती और वो असैसिनेट ना होती, और जरदारी साहब न्यूयॉर्क में बैठे रहते और नवाज शरीफ साहब जद्दा में बैठे रहते। ये बड़ा खतरनाक चीज है। किसका फायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ, होता या ना होता? आपने कुछ मिला जवाब? आज भी आपने सेठी साहब को क्लियर जवाब नहीं दिया, क्योंकि आई एम श्योर जो व्यूअर सुन रहे हैं, आपने कहा ये होता, ये ना होता, वो ना होता। सही बात है ना, क्या क्या हो गया, क्या क्या नहीं। अच्छा 1 2 3 करके नहीं बता सकते? चले आप 1 2 3 भी नहीं बताएंगे तो अब क्या चाहते हैं? सेठी साहब बताए ना, कोई इंस्टीट्यूशन का नाम ले। चले, मैं इसके ऊपर मजीद बात आपसे नहीं करता। आई एम श्योर मेरे नाजरीन समझ गए होंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। सेठी साहब, आसमा जहांगीर साहिबा ने बात ये आप कहना चाह रहे हैं कि देखिए सियासतदान बदनाम हो रहे हैं, जज कंट्रोवर्शियल हो गए हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना, और फौज अच्छी, ये आसमा जहांगीर अच्छी लग रही है, ये कहना चाह रहे हैं आप? ये आप मेरे से ये कहलवाना चाह रहे हैं? आसमा जहांगीर साहिबा कह रही है, मैं तो कुछ नहीं। क्या कह रही हैं आसमा जहांगीर साहिबा ने पहले तो ये कहा है जी कि इस जजमेंट ने जो अदली सुप्रीम कोर्ट है, ये अब उनका एक आर्टिकल, आसमा जहांगीर साहिबा चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन एचआरसीपी की चेयरपर्सन, बड़ी लोग इज्जत करते हैं उनकी, और वेरी फेमस लॉयर, हैसियत है उनकी, बड़ी वेरी फेमस लॉयर। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट से करप्शन तो खत्म नहीं होगी, शायद सुप्रीम कोर्ट कंट्रोवर्शियल हो गई। देखिए आसमा जहांगीर साहिबा सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है बिल्कुल, तो वो कानून को भी जानती है, जी हाँ, बड़ी क्रेडिबल बात। ठीक, अब बात ये है, कंट्रोवर्सी तो चल पड़ी ना। जब कंट्रोवर्सी होती है तो 2 हाथ पे तालील बजती है। अगर आप कंट्रोवर्शियल और मैंने आपको कंट्रोवर्शियल बनाया तो मैं भी कंट्रोवर्शियल हो जाता हूँ, तो कंट्रोवर्सी तो शुरू हो गई। करप्शन खत्म होगी कि नहीं? मैंने आपको कल ही कहा था कि करप्शन खत्म करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, और वो अंग्रेजी का मुहावरा है, चैरिटी बिगिंस एट होम। घर से शुरू करिए सफाई, फिर आगे चलते जाइए। और आप और मेरे की बारी आई सबसे आखिर में आनी चाहिए, उससे पहले आप अपनी बारी लें, फिर फौज की बारी आए, फिर सियासतदानों की तो सारे बारी आते हैं। तो ये जो 60-72 साल में करप्शन बढ़ती रही है और लोग लेते गए, अकाउंट्स हैं, ये है वो, ये रातों रात ही होना नहीं है। करप्शन, एक पार्टी को फोकस करके आप करप्शन नहीं खत्म कर सकते, पहली बात। तो आसमा सही कह रही हैं कि ये ऐसे नहीं है कि कल करप्शन खत्म हो जाएगा। कंट्रोवर्सी सुप्रीम कोर्ट की कंट्रोवर्सी तो नजर आ रही है, होगी ना शुरू, और कंट्रोवर्सी एक ऐसे खतरनाक मोड़ पे हमें ले जा सकती है जहां अल्लाह रहम करे। अच्छा, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स की जो इक्विलिब्रियम है, जो डिवाइड है सेपरेशन ऑफ पावर के थ्रू, वो भी आसमा जहांगीर साहिबा समझती हैं कि उसको भी अपसेट किया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने। वो इन फेवर ऑफ जुडिशरी है और अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव हो गया।
तो वो तो बात हो गई ना कि अब दायरे जो हैं वो रेड लाइंस हैं जो क्रॉस नहीं करनी चाहिए अदारों को, और ख्याल करना चाहिए। अगर कल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो हरकत करे जो नवाज शरीफ साहब के ज़माने में हुई थी कि धावा बोल दे सुप्रीम कोर्ट का, तो वो रेड लाइन क्रॉस हो जाती है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे ऑर्डर्स इशू कर दे जिसके साथ ग्रिडलॉक हो जाता है तो वो भी प्रॉब्लम बन जाता है। आपने अकाउंटेबिलिटी की सेपरेशन ऑफ पावर्स, एग्जैक्टली वो आपने पार्लियामेंट इज सुप्रीम, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। सुप्रीम कोर्ट सॉवरन है बट नॉट सुप्रीम। अच्छा सेठी साहब, इसके अंदर या उल्टी बात है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है बट पार्लियामेंट इज सॉवरन। एक और ऑब्जर्वेशन जो आसमा जहांगीर साहबा की है वो ये है कि जी उन्होंने क्लोज एंड पास ट्रांजैक्शन का जो एक वो बना हुआ है एक मफरूजा सारा, इसको बड़े सिलेक्टिवली इस्तेमाल किया है। वो कहती हैं कि सिर्फ वो उस दिन भी बात हो रही थी कि वो सियासतदानों की क्यों बात की जाती है सिर्फ केसेस की, कि वो खोले जाएं जो पुराने केसेस हैं, जो पुराने पीसीओज हैं उनके बारे में बात क्यों नहीं की जाती। उन्होंने शायद पीसीओ का जिक्र नहीं किया। आप उस प्रोग्राम मेरे कंधे से बंदूक चला रहे हैं शेरी साहब, उस दुनिया न्यूज की प्रोग्राम के अंदर उन्होंने जिक्र जरूर किया। अच्छा, फिर उन्होंने किसी प्रोग्राम में बिल्कुल प्रोग्राम के मतलब उनका ये है कि क्या बात है, पीसीओ 1 जो है वो ठीक है और पीसीओ 2 ठीक नहीं है। तो अब सवाल तो खड़े हो गए ना। अब अगर आसमा जहांगीर ने ये बात कर दी है तो ये बात तो अब चलेगी ना, लोगों तक पहुंचेगी। तो ये कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है, ये क्यों ऐसी चीजों में हम जा रहे हैं जहां सारे गंदे हो जाएंगे, नहीं होना चाहिए। दूसरी बात शेरी साहब ये कि आर्टिकल 62, 63 ये आप जानते हैं आइन का, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं थे, जनरल ज़िया की हुई तरमीम है। तो कल भी बात हो रही थी, वो कहती है कि इसके ऊपर, इसके बेसिस के ऊपर इसको इतना हाईलाइट करके क्यों मतलब फैसला दिया गया, इसका फैसला क्यों दिया, यानी कि आप एक डिक्टेटर की हुई तरमीम को इतना हाईलाइट करते हैं। तो ये हुआ ना कि जजमेंट के अंदर आर्टिकल 62 जो कि ज़िया उल हक ने डाली थी, जिसमें हर किस्म की बात लिखी हुई है, कोई किस किस्म का मुसलमान आपको चाहिए और ये चाहिए और वो चाहिए और कैसे उसकी डिटर्मिनेशन होगी। ये कल भी बात हमने की थी कि कौन फैसला करेगा, और इसमें यही है कि सुप्रीम कोर्ट खुद। एक और बात भी आपने की थी शेठी साहब कि 31 जुलाई के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट उसी वक्त ही ये जो ऑर्डिनेंस था एनआरओ, इसको उस वक्त भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकती थी। पार्लियामेंट के अंदर जब भेजा गया तो कहा यह जाता है, आसमा जहांगीर साहब ने भी ये कहा है कि उस वक्त इंटेंट जाहिर नहीं होती, यही था कि अगर पार्लियामेंट से एक्ट बना। तो मुनीब, हमने भी तो यही बात पहले कल आपने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना था तो फिर ये क्यों कहा था कि पार्लियामेंट देख ले, इसको कानून बना ले। तो क्या अगर पार्लियामेंट कानून बना लेती और फिर सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर देता एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो फिर तो ऐसे लगता कि उसकी पार्लियामेंट को चपेट पड़ रही है, यही थप्पड़ लगा रहे हैं, ये तो नहीं होना चाहिए, यह मजाक उड़ाया जा रहा है। तो यही आसमा का मेरा ख्याल इशारा है कि एक इदारे को दूसरे इदारे के साथ, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट को इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। तो यही बात मैंने कल कही थी कि देखिए जरदारी साहब को ये ऑपोजिशन करनी चाहिए थी, केस को कंटेस्ट करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि आप कैसे आज कह सकते हैं कि ये एब एन इशू है। ये सेठी साहब आखिरी मिनट है, आपको याद है जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया गया था तो उसके अंदर बात की गई थी कि जितने पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन हैं ये केसेस, इनको खत्म किया जाएगा ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के जरिए। वो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बना ये केसेस जितने भी हैं जरदारी साहब के खिलाफ, ये आपको पता है किस जमाने में आए हैं? नवाज शरीफ साहब के जमाने में आए। तो जाहिर है ना, तो मैं ये कब से कह रहा हूं कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को सीओडी इंप्लीमेंट करना चाहिए, पार्लियामेंट कानून पास करे कि एनआरओ एक नहीं, अब सारे एनआरओ, सारा पाकिस्तान को एनआरओ कर दिया गया और हम ये मिल के एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे हैं और उसमें, और फिर सुप्रीम कोर्ट उसको हाथ नहीं लगा सकेगा क्योंकि वो एक 2/3 मेजॉरिटी के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया होगा और 2 पॉपुलर फोर्सेस की तरफ से ये होगा। एक पार्टी 2/3 के साथ नहीं, सारे पाकिस्तान की पार्टीज ये करें, फिर उसको हाथ लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक लास्ट बात, मुझे पता टाइम नहीं, उसमें सीओडी में जजेस की बात भी है। हिंदुस्तान में जज को इम्पीच किया जा सकता है, पार्लियामेंट कर सकती है, पाकिस्तान में नहीं। क्या ये वक्त नहीं आ गया कि इस बात की भी, इसके ऊपर भी सोच होनी चाहिए? सीओडी के अंदर ये लिखा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम होगी, तो पार्लियामेंट को अब नवाज शरीफ और जरदारी साहब को मिलना चाहिए, अपने मसले हल करने चाहिए, पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी सबकी होनी चाहिए। ये नहीं कि जी हम नहीं अकाउंटेबल और बाकी सब अकाउंटेबल। सेठी साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि सेठी साहब ने अपने आखिरी जो कमेंट्स हैं उसके अंदर जो बात की है वो यही कि बहुत कुछ होना चाहिए
एक्चुअली ये हुआ नहीं पिछले 2 साल के अंदर। चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी की बात दोनों पार्टीज करती रही, लेकिन इन द लेटर एंड स्पिरिट उसको इम्प्लीमेंट करने में कामयाब नहीं हो सकी। आज जो कैओस, जो एक इंस्टेबिलिटी हम देख रहे हैं, वो शायद इसी का नतीजा है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस होंगी और ये सिस्टम डिरेल नहीं होगा। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।